बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो आखिरी और सबसे मेन स्टेप है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटीपीज की सिंथेसिस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके अंदर एटीपीज की जो सिंथेसिस होती है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इस वक्त हमारे सामने डायग्राम के अंदर ये क्या बना हुआ है? तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो आपने देखा हो तो उसमें हमने जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसका पूरा पाथवे डिस्कस किया कि साइटोसोल के अंदर क्या होता है और उसके बाद क्या है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर फोल्ड्स हैं विच आर आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टे। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और इसके बाद एक क्या है, तो ये फोल्ड्स वाला, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में क्या है, तो इन दोनों के दरमियान में जो जगह है दैट इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी ये जो दरमियान में जगह है ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहां पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट अकर्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के आर पार होता है। तो इनर मेम्ब्रेन के आर पार किस तरीके से होता है, देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दो बड़े काम होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दो बड़े काम होते हैं। एक काम इसके अंदर क्या होता है, एक काम इसके अंदर ये होता है कि NADH या FADH, NADH या FADH2 ये क्या होते हैं, तो NADH या FADH2 इनकी डिहाइड्रोजिनेशन होती है, यानी इनसे हाइड्रोजन अलग होता है। उसके नतीजे में NAD या FAD और उसके साथ दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं। वो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन्स इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर होते हुए जाते हैं। वो दो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या है, अंदर होते हुए जाते हैं। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से गुजरते हैं तो होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयंस आर पंप्ड इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहां से हाइड्रोजन आयंस जो है ये पंप होंगे कहां पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो एक काम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, दूसरा काम क्या है, हाइड्रोजन आयंस का पंप होना। तो हाइड्रोजन आयंस जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये प्रोटॉन जो है पंप कर रहे हैं, प्रोटॉन पंप कर रहे हैं या हाइड्रोजन आयन पंप कर रहे हैं, एक ही बात हो गई। तो अब अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरीके से होता है तो उसको जरा देख लें। देखिए एक मिनट के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन व्हिच अकर अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन के आर पार हो रहा है, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन कहां पर हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन के आर पार हो रहा है। अच्छा, व्हेन NADH2 और FADH2 इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, समझ आ गई है। अच्छा, तो जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब जरा इधर डायग्राम जो है उसकी तरफ देखें यहां पर ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, जो पहला कॉम्प्लेक्स है दिस इज NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये है NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अच्छा,
NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स किस चीज से बना होता है? तो NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स असल में बना होता है FMN, फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है और फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड के साथ एक आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये बनाता है क्या? दिस फॉर्म्स NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बनाता है। अच्छा, NADH डिहाइड्रोजिनेज क्या काम करता है? तो गौर से देखें, यहां पर असल में NADH2, यहां पर क्या NADH2 से क्या बनेगा? NADH2 से NAD और साथ में 2 हाइड्रोजन आइंस रिलीज हो जाएंगे। साथ में क्या रिलीज हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन आइंस, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे। साथ में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे। अच्छा, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रिलीज हुए तो ये इलेक्ट्रॉन्स असल में जाएंगे किसके पास? इस कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये किसके पास जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स इस कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंड देन फॉरवर्डेड टू अदर साइटोक्रोम रिडक्टेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए यहां पर क्या है? यहां पर अगला जो कॉम्प्लेक्स है, यहां पर अगला जो कॉम्प्लेक्स है ये बना होता है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 से, यानी तो इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। इसका नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ये है साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से जैसे हमने किस में पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में पढ़ा था, यानी इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेटली रिड्यूस और ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसको? इन कॉम्प्लेक्सेस को भी, और दरमियान में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी हैं, दरमियान में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो इसके बाद जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद जो क्या है दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ये है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? तो इसमें होता है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ठीक है। साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 ये दो। अच्छा, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 किस में है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में है। इसके बाद क्या होता है देखिए, when these complexes are alternately reduced and oxidized, जब ये रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होते हैं, ईच कॉम्प्लेक्स पंप 2 हाइड्रोजन आइंस फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जरा गौर से इधर देखें, यहां पर क्या होगा? ये पहला कॉम्प्लेक्स रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसने क्या किया? इसने 2 हाइड्रोजन आइंस को, इसने किसको? 2 हाइड्रोजन आइंस को पंप किया। कहां से? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पंप किया किसमें? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलकर तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कॉम्प्लेक्स से आएंगे कोएंजाइम Q के पास। इसके पास आएंगे कोएंजाइम Q के पास। कोएंजाइम Q ये एक यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है, इसका दूसरा नाम क्या है? यूबिक्विनोन। कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन्स फिर चले जाएंगे किसके पास? साइटोक्रोम B और C1 कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन कैरियर, और वो क्या है? रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, वो है ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब ये कि ये आ गया है किसके पास? साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हुआ, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हुआ। तो इसके रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने के नतीजे में दोबारा क्या होगा? दोबारा 2 हाइड्रोजन आइंस पंप होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, 2 हाइड्रोजन आइंस पंप होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से किसमें? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर।
इसके बाद क्या है, यहां पर है साइटोक्रोम, यहां पे C1 हमने लिखा है ना, तो दरमियान में एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर है एंड दैट इज साइटोक्रोम C। वहां पर एक और कैरियर है एंड दैट इज साइटोक्रोम C है। अच्छा, साइटोक्रोम C जो है ये क्या करेगा, साइटोक्रोम C ये इससे इलेक्ट्रॉन गेन किए और फिर ये आगे फॉरवर्ड कर देगा किसको, फिर ये आगे फॉरवर्ड कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स की तरफ। अच्छा, वहां पर क्या होगा, वहां पर दोबारा से दो हाइड्रोजन आइंस पंप होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, किस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। Two hydrogen ions are pumped from mitochondrial matrix to intermembrane space। अब जरा गौर से देखें, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आएंगे, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे किसके पास, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ गए किसके पास, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ गए वाटर के पास। तो हाइड्रोजन और उसके साथ क्या, ऑक्सीजन, और ये इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वाटर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वाटर जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो हाफ O2 प्लस 2H, ये हमें क्या दे रहा है, H2O। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो क्या बन गया, वाटर की फॉर्मेशन हो गई। तो हमने क्या कहा कि जब ये कॉम्प्लेक्सेस रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस जो है हाइड्रोजन आयंस को पंप करते हैं, कहां से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा, अब इससे आगे चलें, जब ये हाइड्रोजन आयंस यहां पर पंप होंगे तो ये क्या करेंगे, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे। मिसाल के तौर पे यहां पर डायग्राम में, इधर हम इसको ड्रॉ नहीं करते, यहां पर हम इसको ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो अब यहां पर हम कहते हैं कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है। अब इधर एक मॉलिक्यूल है एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेटेज या एटीपी सिंथेज, और ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, F1 और F0 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये क्या है, दिस इज एटीपी सिंथेज। ये क्या है, एटीपी सिंथेज है। अच्छा, जब इससे दो हाइड्रोजन आयंस का फॉल बैक होगा, जब इसके क्या होगा, दो हाइड्रोजन आयंस का फॉल बैक होगा, अगर दो हाइड्रोजन आयंस का फॉल बैक हुआ तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, एक एटीपी बनेगा। इसके नतीजे में क्या बनेगा, एक एटीपी जो है उसकी सिंथेसिस हो जाएगी। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये हमें क्या दे रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दे रहा है। दोबारा से सुने, देखें यहां पर हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट है, इसमें से दो हाइड्रोजन आयन अंदर आ गए, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एटीपी सिंथेटेज के जरिए। तो क्या बन गया, एटीपी बन गया। अब हमने ये कहा कि एक NADH2 ये बराबर होता है कितने, 3 एटीपीज के ना, एक NADH2 बराबर होता है कितने एटीपीज के, 3 एटीपीज के। तो ये हमने किस बुनियाद पर कहा था, देखें NADH2 की वजह से 2, 4 और 6 हाइड्रोजन आयंस पंप हुए ना, NADH2 की वजह से कितने, 6 हाइड्रोजन आयंस पंप हुए। तो 2 का फॉल बैक 1 एटीपी बना रहा है, 6 हाइड्रोजन आयंस का फॉल बैक कितने एटीपी बनाएगा, 3 एटीपी बनाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 एटीपीज। तो अब क्रेब्स साइकिल में जितने NADH2 बने हैं उसके नतीजे में भी एटीपीज बन जाएंगे। समझ आ गई है? ये तो हो गई बात किस चीज की, यहां तक हो गई बात इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट, प्रोटॉन ग्रेडियंट और उसके नतीजे में एटीपी की सिंथेसिस। अब इसको एक मिसाल से समझे।
जो मशहूर बुक है किस चीज की, बायोलॉजी की, पियर्सन पब्लिशर्स है, कैम्बेल बायोलॉजी, ठीक है, उसमें एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल से इस बात को समझाया गया है। कैम्बेल बायोलॉजी में नील ए कैम्बल जो है और उसके जो फेलोज हैं उन्होंने इसको यूं एक्सप्लेन किया है कि जैसे डैम का रिजर्वायर होता है, जैसे डैम का क्या होता है, रिजर्वायर होता है, उसमें पानी का एक जखीरा जमा होता है, उस पानी के जखीरे को अगर एक चैनल से निकाला जाए और उस चैनल में टरबाइन होता है, तो जब वो टरबाइन घूमता है तो क्या बनती है, बिजली बनती है, विच इज एनर्जी। बिजली जो है एक किस्म की क्या है, एनर्जी है। इन द सेम वे ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं, ये जो क्या है, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, तो ये डैम के रिजर्वायर की तरह है। और माइटोकॉन्ड्रिया का टरबाइन क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का टरबाइन एटीपी सिंथेज है। तो जब इसमें से ये हाइड्रोजन आइंस गुजरेंगे तो ये क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। ये क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। ये तो हो गई डिस्कशन NADH2 की नजर में, यानी ये सारी डिस्कशन हो गई इन द लाइट ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ NADH2। अब फर्ज करते हैं कि हम इसके अंदर चेंज लेकर आते हैं, हम इसके अंदर क्या करते हैं, चेंज लेकर आते हैं थोड़ा सा। और चेंज किस तरीके से लाते हैं कि देखिए, यहां पर एक कपल्ड रिएक्शन है, यहां पर एक क्या है, इसको कहते हैं कपल्ड रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, कपल्ड रिएक्शन। कपल का मतलब है कि ये इसका जोड़ा है, किस चीज के साथ जोड़ा है, तो देखिए FADH2, FADH2 से क्या बनता है, FAD, और साथ में 2 हाइड्रोजन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। साथ में क्या रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां पर आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ये पाथवे स्टार्ट कर देंगे। समझ आ गई है। अच्छा, ये कपल्ड है किसके साथ, तो दिस इज कपल्ड विद अनदर स्टेप। और वो स्टेप क्या है, वो स्टेप है क्रेब्स साइकिल का। वो स्टेप है किस चीज का, क्रेब्स साइकिल का, कि जब सक्सीनेट से क्या बनता है, फ्यूमरेट बनता है। जब सक्सीनेट से क्या बनता है, फ्यूमरेट, ठीक है। सक्सीनेट से बना फ्यूमरेट, ठीक है। और दरमियान में एंजाइम था सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर एंजाइम था सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो देखें, सक्सीनेट से फ्यूमरेट बना। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, FAD से FADH2 बनता है ना। ये कपल्ड है किसके साथ, कोएंजाइम Q के साथ। ये कपल्ड है किसके साथ, कोएंजाइम Q के साथ। अब FADH2 से FAD बन गया। तो जब FADH2 से FAD बन गया, इस दौरान जब ये आगे कॉम्प्लेक्सेस को रिड्यूस और ऑक्सीडाइज करेगा तो कितने प्रोटॉन्स पंप होंगे, टोटल 4 प्रोटॉन्स पंप होंगे ना। आगे कितने प्रोटॉन्स पंप हो रहे हैं, 4। याद रखें, कोएंजाइम Q क्या चीज है, कोएंजाइम Q जो है ये प्रोटॉन्स को पंप नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। प्रोटॉन्स को कौन पंप करता है, तो प्रोटॉन्स को NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेज और ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्सेस पंप करते हैं प्रोटॉन्स को या हाइड्रोजन आइंस को। अब देखिए, जब FADH2 की वजह से ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये वाला कॉम्प्लेक्स रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होगा तो 4 हाइड्रोजन आइंस पंप होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, किसमें, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। जब 4 हाइड्रोजन आइंस का फॉल बैक होगा तो कितने ATP बनेंगे, 4 हाइड्रोजन आइंस का फॉल बैक होगा तो 2 ATPs बन जाएंगे। इस तरह हम कहते हैं कि 1 FADH2 is equal to 2 ATPs and 1 NADH2 is equal to 3 ATPs। अच्छा, ये जो ATP की सिंथेसिस होती है तो ये बात किसने बताई थी, तो इस पर थ्योरी दी थी, ठीक है, केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी, केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसिस। यानी ये जो हमने डिस्कशन की है तो ये किसने, ये थी केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी of ATP synthesis by पीटर मिचेल। और पीटर मिचेल जो है उसको इस पर नोबेल प्राइज भी मिला था।
उसने ये बात बयान की थी कि जिसको हमने पियर्सन की बुक कैम्बल की, जो कैम्बल बायोलॉजी है, उसका रेफरेंस देते हुए समझाया था कि हाइड्रोजन आयंस का रिजर्वायर बनता है। तो असल में यहां पर ऑस्मोसिस पानी की तो नहीं हो रही ना, यहां पर मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका? हाइड्रोजन आयंस का। इसलिए हमने इसको कहा केमियोस्मोसिस। और इस केमियोस्मोसिस के नतीजे में किस चीज की सिंथेसिस होती है? एटीपी की सिंथेसिस होती है। इस केमियोस्मोसिस के नतीजे में किसकी सिंथेसिस होती है? एटीपी की। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है, अब दोबारा इसको समझे। देखिए, a series of reaction which occur across the inner membrane of mitochondria when NADH2, पहले हमने NADH2 को डिस्कस किया, या FADH2 आर ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो गए, मतलब इसने हाइड्रोजन आयन लूज किया। तो उसके नतीजे में क्या है? उसके नतीजे में ये इन कॉम्प्लेक्सेस को रिड्यूस और ऑक्सीडाइज करता है और वो प्रोटॉन्स को, हाइड्रोजन आयंस को पंप करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है और उस ग्रेडियंट से जब हाइड्रोजन आयंस का फॉल बैक होता है, हाइड्रोजन आयंस का फॉल बैक होता है, तो उसके नतीजे में एटीपीज की सिंथेसिस होती है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स की भी एक एक करके वीडियोस हम अपलोड करेंगे और ऑल दीज वीडियोस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को, कुलीग्स को जो यूजफुल वीडियोस है जिससे आपको फायदा हुआ है वो जरूर रिकमेंड कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।